सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियां हैं। कारण जो है दिए हैं, ये नदियां हिमालय पर्वत प्रदेश में अत्यंत सकरी और गहरी घाटियों से गुजरती हैं। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें जो भूगोल में जो है तुलनात्मक उत्तर देना होता है। तो अब आप यहाँ समझिए जो है कि गंगा जो है पूर्ववर्ती नदी है। क्या गंगा पूर्ववर्ती नदी है? सिंधु में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो है पूर्ववर्ती नदी। लेकिन क्या गंगा जो है हिमालय के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती नदी है? तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाँ है। अब ये देखेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले जब टिथीस भूसन्नति थी जो है, तो यहाँ पे सागर जो है टिथीस सागर ही था। तो इसमें जो है 3 नदियां गिरती थीं। एक ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से, और सिंधु और सतलज। तो जो है जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ये जो है जब भूसन्नति जो है भर गई, तो जो तीनों नदियां हैं ये हिमालय को जो है काट कर अपने प्रवाह को बनाए रखा। मतलब हिमालय पूरे को जो है काट दिया इन्होंने, और जो है अपना प्रवाह जो है बनाए रखा। तो ये जो है सही अर्थों में ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो जैसे पहले थीं, जिस तरह बहती थीं, उस तरह आज भी बह रही हैं। वहाँ अगर हिमालय आया तो हिमालय को उन्होंने काट दिया, हिमालय को गार्ज बना करके वो प्रवाहित होती रहीं। जैसे हिमालय आया ये, तो इसे जो है इन नदियों ने जो है काट करके प्रवाहित होती रहीं। तो ये जो है 3 नदियां जो है मेन जो है पूर्ववर्ती नदी हैं। अब देखते हैं गंगा को जो है इस क्वेश्चन में क्यों पूर्ववर्ती नदी मान लिया जाता है। देखिए, जब जो है गंगा जो है निकलती है गंगोत्री से, वो जो है ग्रेट हिमालय में जो है हिमनद है वहाँ से निकलती है। लेकिन जब ग्रेट हिमालय के बाद जो लेसर हिमालय या जो है लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है, इन दोनों को जो है काटती हुई जो है आगे बढ़ती हैं। तो इनके परिप्रेक्ष्य में जो है गंगा जो है पूर्ववर्ती नदी होगी। अब आपको जो है सविंद्र सिंह की जो किताब है उसमें क्या लिखा है उसको जो है हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें इतना टाइम हम ले रहे हैं। अब देखिए, सविंद्र सिंह की किताब में लिखा हुआ है ये हम देखते हैं कि ये जो है हिमालय की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती हैं, यथा सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र आदि। और हिमालय तंत्र में पश्चिम से पूर्व फैली 3 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे एक बृहद हिमालय है, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय है। तो सविंद्र सिंह ने जो है इस गंगा को जो है माना है कि ये जो है हिमालय के परिप्रेक्ष्य में जो है पूर्ववर्ती नदी ये भी है। मेरा मानना है कि गंगा जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के ही परिप्रेक्ष्य में जो है पूर्ववर्ती होगा। मतलब कि जो है लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय ये इन दोनों पहाड़ियों को ही काटती है, क्योंकि बृहद हिमालय में ही जो है वो जो हिमनद पाया जाता है, गंगोत्री गोमुख जो है, तो जो है बृहद हिमालय को ये पूरी तरह से नहीं काटती। और जो पूर्ववर्ती नदी होती है वो पूरा ही जो है जब तक नहीं काटती है जो है हिमालय को, तो वो पूर्ववर्ती नदी नहीं मानी जाएगी। तो पूर्ववर्ती नदी मेन जो है जो तिब्बत के पठार से निकलती थी, तिथि सागर में गिरती थी जो नदियाँ, वो हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वो मेन यही जो है पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। तो अब लिखिए, देखिए जो है कह क्या रहे हैं आगे, ये तीनों की पूर्ववर्ती सरिताएं विकसित हुई। सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि तीनों श्रेणियाँ प्रति पूर्ववर्ती हैं, अर्थात ये तीनों को आर पार प्रवाहित होती हैं। और दूसरे नंबर पे बता रहे हैं 2 तरह का, झेलम, यमुना, रावी, रामगंगा आदि केवल लेसर हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के प्रति पूर्ववर्ती हैं, मतलब केवल इन्हें 2 को काटती हैं। और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने रखा है जो मात्र शिवालिक श्रेणियों के आर पार प्रवाहित होती हैं, जैसे कमला, राप्ती और गोला। तो ये इन्होंने लिखा है। तो अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि गंगा पूर्ववर्ती है, तो हम इनकी किताब के अनुसार भी, और जो है हिमालय के जो 2 श्रेणियां हैं या हम इनके हिसाब से जो है अगर मानते हैं,
तो गंगा भी पूर्ववर्ती हो जाएगी। लेकिन सही मायने में गंगा जो है पूर्ववर्ती सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र के समान नहीं है, क्योंकि जो है जब तीसी सागर में जो नदियां गिरती थीं, जब हिमालय का निर्माण हुआ, जब वहाँ पे जो है तीसी सागर में मलबा भर गया और मलबा जो है ऊपर बढ़ने लगा, ये तीनों नदियां उन्हें काट करके उसी अनुसार प्रवाहित होती रहीं। जबकि गंगा जो है गंगोत्री है, वो जो है जो महान हिमालय है उसमें है, तो उसे पूर्णतः जो है पूर्ववर्ती नहीं माना जा सकता। लेकिन परीक्षा में जब आता है, अगर ऑप्शन में सिंधु और ये सतलज और ये सब दिया गया है तो आप उसे सही मानेंगे। लेकिन अगर दो ऑप्शन हमको चुनना है या इस तरह का क्वेश्चन आता है, जिस तरह का ये क्वेश्चन है 595 कि सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये नदियां हिमालय पर्वत प्रदेश में अत्यंत संकरी और गहरी घाटियों से गुजरती हैं, तो इसका आंसर ए होगा। ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे कि गंगा पूर्ववर्ती नदी है या नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों नमस्कार, ये है माइंड मार्कर और मैं हूं डॉक्टर AP सिंह। आप देख रहे हैं भूगोल के 50,000 प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां भाग। मेरा अनुरोध है कि आप इससे पहले जो 9 भाग हैं उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, तब ये आपको अधिक समझ में आएगा। क्योंकि उन 9 भागों में जितना हमने व्याख्या किया है, उसके जब वो प्रश्न यहाँ रिपीट होगा तो हम उतनी व्याख्या नहीं करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि आप पिछले भाग को देखे हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 596। ये जो है देखिए पूछे हैं उद्गम स्थल जो है कौन कौन सी नदियों का कहाँ कहाँ है। तो चेनाब का जो है कहाँ पे है, ये है बृहद हिमालय में, और व्यास का जो है कुल्लू पहाड़ी में है, गंगा का गंगोत्री में है और ब्रह्मपुत्र का कैलाश में है। तो आप इसे जो है मिला लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 597। ये जो है देखिए भाषाई परिवार और भाषा दिए हैं। तो अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन अभी आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि इसे जो है अभी यहाँ पे व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है। तो आप ये देखिए कि आस्ट्रिक जो है संथाली है, और द्रविड़ जो है मलयालम है, चीनी तिब्बत लेप्चा है, इंडो आर्यन संस्कृत है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इंडो आर्यन जो है संस्कृत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 598। अब ये देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो ये अनाईमुदी है। अनाईमुदी जो है अन्नामलाई पे है, आ से अन्नामलाई, आ से अनाईमुदी। अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, वो जो है इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार देवमाली है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो दो बेटा है। और अरावली का आप लोग गुरु शिखर जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 599। ये देखिए आधुनिक नाम है, और ऋग्वेद में ये इतिहास का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में उसका क्या नाम था, तो सतलज का शत्रुदी था, सा से सतलज, सा से शत्रुदी। और जो है ब्रह्मपुत्र का लोहितीय, और इंडस का सिंधु हो गया। और झेलम जो है, झेलम का क्या था, वितस्ता था। अब ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अब ये देखिए ये किस नहर ने श्री गंगा नहर बीकानेर जैसलमेर जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। तो राजस्थान में पूरा हरा भरा जो है श्रेय करने का काम जो है एक ही नहर है, जो है वो क्या है, इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की लगभग 12.58 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। हरिके बैराज से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर निकाली गई है, जिसका 170 किलोमीटर भाग पंजाब और हरियाणा में है तथा शेष 34 भाग राजस्थान में स्थित है। इस नहर से
सिंचाई द्वारा राजस्थान में न केवल, ये देखिए राजस्थान पूरा दिया गया है डिटेल कि इतना अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वरन व्यावसायिक फसलों की कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, भेड़, ये सब जो है प्रोत्साहन मिलेगा। हर नहर के ब्यास नदी बना पोंग बैराज पानी दिया जा रहा है। ये जो है ये सही है। काकरापार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है, ताप्ती नदी पे। तो ये यहीं पे याद फिर से या रिपीट कर लीजिए, गोदावरी नदी पे पोंचमपाद परियोजना, ये भी बहुत पूछते हैं। और महानदी पे बाली मेला परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। नर्मदा और टोंस नदी पेंच और बाण सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये बार बार क्वेश्चन आया है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है गोविंद सागर झील जो है कहाँ है? ये भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध के निकट गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संयुक्त उपक्रम है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। कोसी बांध कोसी नदी पर है। और ये जो है आपका हो गया क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध पे गोविंद सागर झील कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल बांध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर झील कहाँ है। अब देखिए ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी नदी, इसमें कितना ढोया जाने वाला तलछट है। ये तो मुझे भी नहीं पता है कि कितना टन जो है क्या होता है, का उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो गंगा का है 1600 और मीकांग का है 1000 और ब्रह्मपुत्र का 726, यांग तीसी का 500 है। तब इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो इसको आप गेस करके सही करेंगे कि कौन सा जो है में सबसे ज़्यादा ढोया जाने वाला तलछट है। तो गेस से ही ये सही हो सकता है। भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नलिखित में से किस शैल में अवस्थित हैं? तो देखिए भारत में जो तेल का निक्षेप पाया जाता है वो तृतीयक अवसादी शैल में पाया जाता है। जो तृतीयक अवसादी शैल है, तो तृतीयक कब का है? जो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, ओलिगोसीन और इन सब काल में, तृतीयक मतलब टर्सरी काल में, तो उन काल में जो है ये समुद्री निक्षेप में जो है वो तेल जो है बने थे। और जो यहीं पे ये भी जान लीजिए जो कोयला है वो भारत में जो है दो निक्षेप पाया जाता है, ये प्राथमिक में और तृतीयक में। तो ये अगर क्वेश्चन आए कोयला का जो है कौन कौन सा निक्षेप है, वो प्राथमिक है, प्राथमिक काल में और तृतीयक काल में, जैसे जिस काल में जो है ये पेट्रोल वाला है। तो एक बार व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के लगभग सभी तेल निक्षेप तृतीयक अवसादी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तेल का निर्माण वनस्पति निक्षेप, अब देखिए जैसे जो समुद्री जीव थे, वनस्पति थे, उनका जो है निक्षेप हुआ और उसके बाद वो दबाव और ताप के द्वारा जो है तेल या पेट्रोलियम में उनका रूप परिवर्तित हो गया। यही चीज़ बताए होंगे। लेकिन उन्हीं वनस्पतियों में जिसमें लकड़ी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि मोटे तनों लकड़ियों के निक्षेप से कोयला का निर्माण होता है। प्रथम अवसादी जमाव के समय वनस्पतियों का निर्माण नहीं हुआ था। तेल की प्राप्ति केवल अवसादी शैल में होती है। बलुआ पत्थर तथा चूने की शैलों में खनिज तेल उसी प्रकार संचित रहा जैसे स्पंज में पानी। करोड़ों वर्ष की अवधि में जलीय वनस्पति के अवसादों के तापमान तथा दाब द्वारा वियोजन से खनिज तेल निर्मित हुए। तो आप ये व्याख्या जान लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी निम्न की सहायक नदी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो तेल वाला है, जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तेल का निर्माण वनस्पति के निक्षेप से होता है। अगर उसमें मोटी लकड़ी या ये सब रहता है तो जो है वो जो है क्या हो जाता है, कोयला का निर्माण होता है। लेकिन जो केवल वनस्पतियों से लकड़ी का जिसमें अभाव होता है वो बनता है, तो इसीलिए तृतीयक निक्षेप में यहाँ पाया जाता है। और जो इसमें जीव हैं, समुद्री जीव हैं, वो भी जो है उसमें सम्मिलित है। अब ये तीस्ता नदी निम्न की किसकी सहायक है? तीस्ता नदी जो है ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम सरोवर झील के निकट होता है और यह नमचा बरवा पर्वत को काट कर भारत में प्रवेश करती है। महान हिमालय को काट कर गार्ज बनाती है। देखिए अभी हमने इसके पहले व्याख्या भी किया था कि किस प्रकार जो है काट करके ये जो है गार्ज बनाती है। तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, इसीलिए एंटीसीडेंट है ये।
क्योंकि काट कर गाज बनाती है। और दिहांग, लोहित और नदियों के संगम के पश्चात ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। अन्य सहायक नदियां हैं सुवर्णसिरी, मानस, संकोश। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसका नाम यमुना हो जाता है। गंगा की सहायक नदियां यमुना, टोंस, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि गंगा नदी की मेघना से समुद्र में मिल जाती है। गंगा नदी मेघना के नाम से, हाँ ये देखिए अभी क्वेश्चन आ सकता है ये, कि गंगा नदी जो है किसके नाम से जो है समुद्र में मिलती है, वो क्या होता है, मेघना के नाम से मिलती है। ये भी एक जाने रही आप लोग, कहीं भी पूछा जा सकता है। अभी देखिए जलप्रपात और नदी पूछे हैं, तो कौन कौन से जलप्रपात हैं ये डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। देखिए जो सुमेलित आप लोग करिए, चूलिया जो है किस पे है, वो चंबल पे है। शिव समुद्रम कई बार आ चुका है, कावेरी पे है। चूलिया जो है जरूर याद कर लिए, चूलिया। और भेड़ा घाट जो है नर्मदा पे है, और हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा पे है। तो ये भी स्वर्ण रेखा वाला भी कई बार क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में आ चुका है। चूलिया याद कर लीजिए, चंबल पे है, चा से चूलिया, चा से चंबल। और हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा पे है, जो उड़ीसा और झारखंड के सीमा पे है, और पश्चिम बंगाल के। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है नदी है और डैम के बारे में है कि कौन कौन सी नदी है। तो दामोदर पे कौन कौन से हैं डैम, ये कोनार है, और महानदी पे नारज है, और चंबल पे गांधी सागर है, और सतलज पे पोंग है। ये भी आप याद कर लीजिए, दामोदर पे कोनार, और महानदी जो है नारज, और चंबल पे गांधी सागर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, चंबल पे गांधी सागर। और इसके पहले अभी चंबल पे क्या आया था, जब प्रपात था ये चंबल का, चूलिया। अब ये गांधी सागर हो गया डैम। सतलज पे पोंग, पोंग तो कॉमन है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, कोनार, नारज और गांधी सागर। अभी देखिए भारत में कौन निम्नलिखित में भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। तो देखिए ये है, तो इसमें देखिए देख लेते हैं यहीं पे कि जो भारत में 15 जो है कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमको एक बार याद भी हो जाएगा। पहला है उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश, पहला हो गया ये। और दूसरा जो है कहाँ है, ये दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश। तीसरा है सतलज यमुना प्रदेश। फिर चौथा गंगा का ऊपरी मैदान, फिर गंगा का मध्य मैदान, फिर गंगा का निचला मैदान। अभी देखिए गंगा के नाम से जो है कितना हो जाएगा, 1 2 3। इस तरह से गेस भी आप कर सकते हैं। सतलज का एक तरह से हो जाता है, सतलज और यमुना ये भी हो जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश, अरावली मालवा पठार, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, अंतर पर्वतीय दक्कन प्रदेश, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गुजरात प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो आप इस तरह एक बार बार इसे पढ़ते रहिएगा, तो आपका जो है क्वेश्चन जो है गेस से सही हो जाएगा कि कौन सा कृषि प्रदेश नहीं है। तो ये 15 आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब पर्वत शिखर है और ऊंचाइयाँ दी गई हैं, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन इसमें माउंट एवरेस्ट को अगर गेस करेंगे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, K2 उसके बाद है तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है दो गेस कर लीजिए, और ये दोनों हो ही गया, माउंट एवरेस्ट और K2। तो नंगा पर्वत कितना है, नंगा पर्वत ये है 8126, और अनईमुडी जो है 2695। तो नंगा पर्वत भी जो है क्योंकि हिमालय में है तो वो ऊंचा ही होगा अनईमुदी से, तो ये तीनों आपका गेस हो जाएगा। इस तरह जो है ये क्वेश्चन सही हो जाएगा गेस से ही, इसमें फैक्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी पूछें कौन सा शहर जो है तापी के मुहाने पर स्थित है, तापी के मुहाने पर कौन सा शहर है, ये जो है सूरत है। अब सूरत जो है तापी नदी के शहर के मध्य से होकर गुजरती है। इसमें सूरत में मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक सूरत शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। अब देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सह्याद्री। और मैं फिर इसी समय बताता हूँ कि जो है फिर पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, तो महान हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 613 देखिए दिए हैं, ये भू आकृति प्रदेश है अरावली। अरावली में कौन सा जो है कर्नाटक पठार में कौन सा है, सतपुड़ा में कौन सा है, और हिमालय में कौन सा है। तो अरावली में कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो है हो जाएगा ये क्या, दिल्ली रेंज।
अरावली में क्या हो जाएगा, दिल्ली रेंज। कर्नाटक में हो जाएगा बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। बाबा बूदान की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लौह अयस्क के लिए। ये यहीं पे याद कर लीजिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। और सतपुड़ा जो है क्या हो जाएगा, मैकाल हो जाएगा। सतपुड़ा मैकाल, मैकाल श्रेणी हो जाएगी। मैकाल में क्या है, अमरकंटक है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। तो ये भी यहीं पे याद कर लीजिए। और हिमालय जो है, हिमालय मिस्मी है। ये जो पूर्वोत्तर की श्रेणियाँ हैं, मिस्मी, सफला, ये सब, ये मिस्मी कहाँ हो जाएगी, हिमालय में हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नदियाँ जो हैं, सहायक नदी कौन सी, कृष्णा। कृष्णा जो है महाभारत समय भीम और अर्जुन के साथ में थे, तो किसकी सहायक हो जाएगी, भीम की, भीमस से हो जाएगी। और यमुना जो है चंबल की सहायक हो जाएगी। और ब्रह्मपुत्र की सहायक तीस्ता हो जाएगी। गोदावरी की सहायक इंद्रावती हो जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट क्या है। बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्लैक पर्वत है, क्यों है, इसकी भी व्याख्या पहले एक वीडियो में की है, तब यहाँ अब नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 616। ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि कौन सा हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ये भी अब नहीं बताएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों या उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में दर्शाता है। तब ये राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार आ गया है तो इसे एक बार देख लेते हैं। उसका अवरोही क्रम क्या है, तो तारा घाट है, हो है, और बिलाली है, और रोजा बाकर है। ये क्वेश्चन केवल राजस्थान में ही आ सकता है परीक्षाओं में, और बाकी किसी परीक्षाओं में नहीं आएगा ये। अब राजस्थान की फिर है, ये राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचना की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। हाँ, ये क्वेश्चन तो कॉमन है, ये आ सकता है कि ये उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका हिस्सा। तो अब ये जो है क्वेश्चन जो है ऑप्शन पढ़ लीजिए कि पर्वतीय तो होगा नहीं, तटीय का है नहीं, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पर्वतीय प्रदेश का तो है नहीं, तो ये आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब 618 के बाद 619, हांग हांग पुई। हांग पुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, निम्न में से पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये जो है कहाँ पे है, ये पूर्वांचल रेंज में है। ये जो है फांग पुई जो है नीला पर्वत ही कहते हैं, या पूर्वी रेंज में, यह मिजोरम राज्य के मिजो हिल्स में स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। पूर्वांचल की पहाड़ी भारत वर्मा सीमा पर उत्तर से दक्षिण फैली हुई है, तथा इसके अंदर अरुणाचल की मिसमी, पटकोई, बोम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर, कछार ये आती हैं। ये जो है फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। हांग पुई जो है, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, पूर्वांचल में है। और कौन से राज्य में है, तो ये है मिजोरम राज्य में है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। कौन सी नदी ज्वार नदमुखमती एस्चुरी बनाती है। कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है। इसमें तापी ऑप्शन दिया है, तो ये सही हो जाएगा। कौन सी इसमें कौन सी विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं होती है। तो कौन सी विशेषता नहीं होती है, उथली घाटियाँ होती हैं, मौसमी प्रवाह होता है इनमें, और थोड़ी कटाव होता है। और देखिए, जो घुमावदार प्रवृत्ति अक्सर अपने तटों को स्थानांतरित करना, ये जो है हिमालय की जो है उनमें विशेषता होती नदियों में। जैसे कि ब्रह्मपुत्र ऐसे चलती रहती है और अचानक ऐसे घूम करके ऐसे आती है। ये जो है प्रवृत्ति जो है केवल हिमालय की नदियों में है, ये प्रायद्वीपीय नदियों में कम है अपेक्षाकृत। तो देखिए, ये पढ़ भी लेते हैं। घुमावदार प्रवृत्ति अक्सर अपने तटों को स्थानांतरित करना प्रायद्वीप नदियों की विशेषता नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रायः कम लंबी होती हैं। प्रायद्वीप नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। प्रायद्वीप नदियां उथली घाटियों में बहती हैं, तथा इनका जो है मौसमी होता है, क्योंकि बारिश के समय ही इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, अन्यथा जो है नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, तो बार बार मैंने बताया, अभी पहले ही व्याख्या हो चुकी है, ये पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। अब 623, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है, फिर वही चीज़ है पूर्ववर्ती। इंडो ब्रह्मा संकेत क्या है, इंडो ब्रह्मा जो है, जहाँ आज शिवालिक है, पहली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था। जैसे देखिए, ये जो शिवालिक है जहाँ पे, वहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती थी जिसे इंडो ब्रह्म नदी कहते थे। जैसे ये देखिए, ये जहाँ पे ये शिवालिक है, ये जो है शिवालिक है, तो यहाँ जो है ये
एक नदी ऐसे प्रवाहित होती थी, ऐसे 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 ये जाके सिंधु से मिलती हुई ये यहाँ गिरती थी ये नदी। इसी को इंडो ब्रह्म नदी कहते हैं। ये क्या है? इंडो ब्रह्म एक प्राचीन पूर्ववर्ती नदी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 625। ये जो है क्या दिए हैं, ये नदी घाटी परियोजना है और नदियों के बारे में दिए हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कृष्ण जो है किसके साथ थे महाभारत में, अर्जुन के साथ थे और भीमा के साथ थे, भीम के साथ। तो नागार्जुन सागर जो है अर्जुन हो गया, ये इसके साथ हो गए। और रिहंद जो है रिहंद के साथ हो गया। और गोदावरी कौन सा, पोंचमपाद हो गया। माता टीला बेतवा के साथ हो गया। ये जो है क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। ये जल विद्युत शक्ति से संबंधित है। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र एक जल विद्युत संयंत्र है जो आंध्र प्रदेश के सिलेरू नदी पर बनाया गया है। देश में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के कुल तापीय ऊर्जा का योगदान 60% है। जल विद्युत का इतना है, ये तो अलग जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और कौन कौन सी है? नागार्जुन सागर, निचली सिलेरू, ऊपरी सिलेरू, श्रीशैलम, मचकुंड और तुंगभद्रा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 627। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। तो ये जो है कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक में स्थापित किया गया। यह देश का दूसरा जल विद्युत उत्पादन केंद्र था। भारत में जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में 130 किलोवाट क्षमता की स्थापित की गई। 1975 में जल विद्युत विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये शिव समुद्रम जल विद्युत गृह जो है, ये जो है 2021 टीजीटी में पूछा था। ये कावेरी नदी पे है और कहाँ है? कर्नाटक में है ये। अब शांत घाटी बचाओ आंदोलन एक प्रादेशिक विकास परियोजना से उष्णकटिबंधीय हरित वनों को विनाश से बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन भारत के इस राज्य में स्थित था। तो शांत घाटी आप जानते हैं कहाँ पे है? तो शांत घाटी जो है केरल में है, तो वो वहीं से जो है ये आंदोलन संबंधित है। यह जो है पलक्कड़, केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंती पूजा नदी पर बनाए गए जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में था। इन क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। इनको जल विद्युत परियोजना से नष्ट होने का खतरा था। तत्पश्चात घाटी को 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है और ये 2020-21 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है, अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिए शांति घाटी बचाओ, तो क्वेश्चन सरल हो गया अपने आप ही। शांति घाटी कहाँ है? अगर उसको ना दिए करके होता कि एक जगह पे ये इस तरह से जो है पूछते कि उसमें शांत घाटी का नाम ना आता, तो ये क्वेश्चन फिर जो है कठिन हो जाता। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, ये कहीं भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये तो बार बार क्वेश्चन आ चुका है, महानदी पे जो है। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये जो है 2012 में जो है ये राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी। भारत में राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2012 को जारी किया गया था। याद तो है कि राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज में चिन्हित रणनीतियों के अनुपालन के साथ साथ राष्ट्रीय जल बोर्ड की कार्य नीतियों के अनुपालन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 की समीक्षक प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रीय जल नीति पर मसौदा समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श के बाद नीति मसौदा तैयार किया। भारत में विश्व की 17.5 आबादी निवास करती, जबकि विश्व का केवल 4% नवीकरणीय जल संसाधन है और विश्व के भू क्षेत्र का 2.4 भाग है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ है, 2.4 भूभाग तो सभी जानते हैं। ये 4% नवीकरणीय जल जो है संसाधन है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये देखिए जल इकाई है और राज्य को जो है मिलाना है। तो जैसे देखिए आप लोग सारावती तो जानते ही होंगे कि सारावती कहाँ है। सारावती कर्नाटक में है, और कालिंदी भी कर्नाटक में है, और श्रीशैलम अभी ये आया था तो ये आंध्र प्रदेश में है, और देहर जो है ये इम्पोर्टेंट है, देहर जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये नहीं याद रहता है, तो देहर याद कर लीजिए हिमाचल प्रदेश में, और श्रीशैलम तो पता ही रहता है लोगों को। कालिंदी और सारावती कर्नाटक में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। रैली फॉर वैली कार्यक्रम ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है जो नर्मदा नदी पे जो बांध बनाया गया उस विस्थापितों को पुनर्वास से संबंधित है। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैली फॉर वैली ये जो है नर्मदा नदी पर बड़ी संख्या में बांधों और परियोजनाओं के निर्माण के खिलाफ आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया एक भारतीय सामाजिक आंदोलन है। अब अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पोंचमपाद जो है ये सभी जानते हैं, एक भारतीय बाढ़ परियोजना है। इसका अन्य नाम क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका अन्य नाम है श्री राम सागर परियोजना। गोदावरी ये देखिए जीआईसी में 2021 में आया था, ये श्री राम सागर परियोजना इसे कहते हैं। पोंचमपाद बांध, गोदावरी नदी पर पोंचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है जिसे श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है कौन कौन से ज़िले से जाती है? करीमनगर, वारंगल, ये सब। और यह वारंगल शहर को पेयजल भी उपलब्ध कराता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखिए ये भी तुलनात्मक आंसर होगा कि ऑप्शन के अनुसार क्या सही होगा। देखिए पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ये तो सभी क्षेत्र जो है वर्षा वाले लग रहे हैं। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं तो हमारा उत्तर जो है सही हो जाएगा। अन्य विकल्प उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, मेघालय की पहाड़ियाँ प्रमुख। यहाँ 200 से अधिक वर्षा होती है। तो आप ये जानते हैं जैसे कि ये देखिए भारत का मैप है जैसे ये, तो जब मानसून शुरू होता है तो इस साइड में सबसे ज़्यादा बारिश होगी पश्चिमी घाट पे, और इधर जो है ये पूर्वोत्तर में जब हवाएं पहाड़ियों में जो है जाके जाती हैं तो पहाड़ियों की बनावट इस तरह से है कि पूर्वोत्तर भारत में भी अधिक बारिश होती है। तो वो उसी क्वेश्चन को जो है ये टेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है अलकनंदा और भागीरथी पे है। भागीरथी और भिलांगना पर है। देखिए जैसे ये भागीरथी नदी आती है, और ये जो है भिलांगना है। भिलांगना जो है ये है, और भागीरथी ये है भागीरथी। तो यहीं पे जो है टिहरी जो है बांध जो है स्थापित किया गया है। और भागीरथी जब आती है तो इधर से ये अलकनंदा जो है आती है, उसके बाद जो है ये गंगा रिवर कहलाती है। यहाँ देवप्रयाग है, और अलकनंदा में जो है मंदाकिनी भी यहाँ मिलती है। इस प्रकार ये पूरा है। तो हमारा जो आंसर क्या है, भागीरथी और भिलांगना के जो है यहाँ पे ये टिहरी बांध बनाया गया है यहाँ पे। तो अब पढ़ भी लेते हैं कुछ। टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और भिलांगना के संगम पर 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है तथा लंबाई 575 मीटर है। बांध के पीछे निर्मित झील को स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए ये भी एक फैक्ट है, आप मिल गया आपको। बांध के पीछे निर्मित स्वामी राम तीर्थ सागर झील जो है उसको नाम दिया गया है स्वामी राम तीर्थ सागर झील। इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो व्याख्या से हमें और जानकारी जो है मिल जाती है। स्वामी राम तीर्थ सागर, इस परियोजना में 2400 जो है मेगावाट जल विद्युत उत्पादन संभव होगा। अब इसमें और कौन कौन से बांध हैं देखिए दिए हैं। किसऊ बांध जो है टोंस नदी पे है। लखवार
बांध जो है यमुना नदी पे है, श्रीशैलम कृष्णा पे है, पोंग व्यास पे है, इडुक्की पेरियार पे है, मुल्ला पेरियार पेरियार पे है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। लखवार किसाऊ, ये जो है दोनों नए नाम हैं जो याद नहीं रहते हैं लोगों को। श्रीशैलम बार बार आ चुका है तो ये जो है याद रहता है। पोंग भी जो है आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना जो कर्नाटक राज्य में सारावती नदी के जोग या जल प्रपात पर किया गया है, इसी का नाम जो है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना है, जो सारावती नदी के जोग या जल प्रपात पर किया गया है। इस परियोजना से 6.7 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है शिमोगा जिले में है। तो जोग को जो है किससे नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते मानसून से। भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा लौटते मानसून से होती है। मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़ शेष भारत से निवर्तित हो जाता है। जैसे ये भारत है तो ये वापस जब मानसून आता है तो फिर यहाँ से टकरा के जो है इस तट पे बारिश करता है। तो ये क्या हो जाता है? दक्षिण पूर्वी तट हो जाता है। और ये जो है नमी जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी से हवा जो है ये पश्चिम बंगाल से नमी जो है ये ले लेते हैं, तो कर्नाटक तमिलनाडु जो है तट पे भी वर्षा होती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे सटीक यही होगा लौटते मानसून से। अगर मान लीजिए ये ना दिया रहता है तो बंगाल की खाड़ी की हवाओं से ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सटीक क्या होगा? लौटते मानसून से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही लिखे हैं, मानसून की पवनें पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु के इस पे तट पे वर्षा करती हैं शीतकालीन। अभी देखिए गोविंद सागर जलाशय एक नाम है जो स्थित है, ये कहाँ है? भाखड़ा नांगल बांध पे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी देखिए जो है उकाई बांध परियोजना तापी पे है, सही है। ब्रह्मपुत्र जो है रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये भी सही है। और तीस्ता नदी जो है गंगा की नहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये जो है गलत है। तो ये आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। गांधी सागर बांध के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, चंबल नदी पर स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहीं पर देख लेते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र जो है रैंप घाटी में बहती है, तो रैंप घाटी और जो भ्रंश घाटी है उसको भी क्या अंतर है दोनों में, यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए जैसे जो भ्रंश घाटी होती है, तो भ्रंश घाटी में क्या होता है? जैसे देखिए ये 3 ब्लॉक हमने बनाया है, ये जैसे 3 ब्लॉक हमने बनाया है ये वाला। तो भ्रंश घाटी में क्या होता है? जो संपीड़न बल ये इसके कारण जो है जो बीच वाला ब्लॉक है, बी वाला ब्लॉक, वो नीचे धंस जाता है और ए और सी ब्लॉक सेम यथा स्थिति में रहते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, ये भ्रंश घाटी हो गई। मतलब बी ब्लॉक जो है धंस जाता है और ए और सी सेम सिचुएशन में रहते हैं जैसे वो हैं। ये हो गया भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी हो गई ये। और जो रैंप घाटी है उसमें क्या होता है? इसमें जो है ए और सी ब्लॉक जो है ये ऊपर उठ जाते हैं, ये जो है ऊपर उठ जाते हैं, जबकि जो बी ब्लॉक में संपीड़न बल के कारण जो है ये दोनों ए और सी ऊपर उठ जाते हैं, जबकि बी जो ब्लॉक है ये यथा स्थिति में रहता है, यथा स्थिति रहती है इसकी। तो ये जो है ये भी एक घाटी का रूप ले लेता है। मतलब देखने में दोनों एक ही जैसा रहेगा, घाटी जैसा ही दिखेगा, लेकिन इनके निर्माण में अंतर है। रैंप घाटी में जो किनारे के दोनों हैं ब्लॉक ए और सी, ये ऊपर उठ जाते हैं, ये ऊपर उठ करके बने हैं, जबकि बीच वाला भाग एकदम यथा स्थिति में है, बी वाला। ऐसी स्थिति जो है ब्रह्मपुत्र घाटी की है। और जो नर्मदा और ताप्ती वाला जो स्थिति है ये भ्रंश घाटी है। इसमें क्या होता है? ए और सी जो है यथा स्थिति रहता है और भ्रंश जो है ये
वाला ब्लॉक जो है बी वाला ब्लॉक बैठ जाता है। तो ये भ्रंश घाटी हो गई और रैंप घाटी हो गई। इसी प्रकार यहीं पे ये भी समझ लेते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं और हॉर्स्ट माउंटेन होते हैं उसमें भी सेम होता है। देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो ब्लॉक माउंटेन होता है उसमें क्या होता है कि जो किनारे वाले दोनों ब्लॉक हैं ये दोनों बैठ जाते हैं और ऊपर ये जो है बी ब्लॉक आ जाता है। तो मतलब ये यथास्थिति में रहता है, यथास्थिति में रहता है ये। और जबकि हॉर्स्ट माउंटेन में ये ऊपर चला जाता है और ये दोनों जो है ए और सी इस यथास्थिति में रहते हैं। तो यही अंतर होता है, हॉर्स्ट माउंटेन में जो है बीच वाला ऊपर उठ जाता है और जबकि जो है ब्लॉक माउंटेन में किनारे किनारे वाले भाग नीचे बैठ जाते हैं और ये जो है यथास्थिति में रहता है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 640 अगला क्वेश्चन जो है 640। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% से कम होती है। ये जो है क्या है, 75% से कम होती है, ये है। अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पे है, तो ये बहुत आसान है, ये सतलज नदी पे है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक बार और पढ़ लेते हैं भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, हमको और थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसका निर्माण 1963 में किया गया। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिलता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ भी कहा था। ये सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है सिंचाई परियोजना और जिला। ये राजस्थान का है तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और राज्य के लिए नहीं, लेकिन राजस्थान के लिए है। तो कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, पांचना करौली जिले में है, मेजा डैम भीलवाड़ा में है, जवाई पाली में है और गूढ़ा बूंदी में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं हैं। ये भी राजस्थान से संबंधित ही है, इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। राजस्थान में माही बाजार सागर परियोजना एवं चंबल परियोजना अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं हैं। चंबल राजस्थान में प्रमुख अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं निम्न हैं। भाखड़ा नांगल जो है सतलज पे है और चंबल परियोजना चंबल है। और ब्यास परियोजना सतलज, रावी और ब्यास पे है। इसमें गुजरात और राजस्थान दो राज्यों का है ये ब्यास परियोजना। चंबल हो गया मध्य प्रदेश और राजस्थान, और भाखड़ा नांगल जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये ब्यास वाला जरूर याद रखिएगा कि ये गुजरात और राजस्थान। अन्य कौन से हैं, माही बाजार सागर परियोजना माही नदी पे है, राजस्थान गुजरात। और नर्मदा जो है नर्मदा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पे है। ये इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है सलाल, ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सलाल चिनाब पे है, सही है। माता टीला बेतवा पे है, ये भी सही है। थिन जो है रावी पे है, ये भी सही है। कुंडा जो है नर्मदा पे है, कुंडा जो है नर्मदा पे है, नर्मदा नदी पे है और ये एमपी में है। कुंडा जो है नर्मदा नदी पे नदी है। अब ये एमपी में है, जान लीजिए, नर्मदा की सहायक नदी है, ये एमपी में है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है बांध और नदियां दिया गया है। कावेरी का कौन सा है, कावेरी का मैट्टूर है। कावेरी जो है किस पे कौन से बांध है, कावेरी का मैट्टूर बांध है, ये देख लेते हैं। यहाँ कावेरी का मैट्टूर बांध है। कृष्णा का अलमाटी है। नर्मदा का सरदार सरोवर, ये सब जानते ही हैं, इसमें कितना विवाद रहा है। तापी का काकरा पार है। तो ये दोनों बहुत कॉमन है। अलमाटी जो है याद कर लीजिए कृष्णा का है, और कावेरी जो है मैट्टूर बांध जो है। कावेरी पे कौन से बांध है, मैट्टूर है। कृष्णा पे अलमट्टी। अब सिंचाई के अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये देखिए उकाई, ये दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे उकाई दिया है गुजरात का दिया है, घाट प्रभा कर्नाटक का है, बेतवा झारखंड का है, वेनगंगा मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र का है। इसमें देखिए बेतवा जो है, बेतवा कहाँ पे है? बेतवा जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। झारखंड जो है बेतवा जो है नहीं है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए हैं यहाँ तक ही वही चीज़ है। उकाई गुजरात हो गया, घाट प्रभा कर्नाटक हो गया, बेतवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, वेनगंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। ये सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस सिंचाई के स्रोत द्वारा अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है? ये तालाब और कुआं और नलकूप है। कुआं और नलकूप जो है, भारत में कुआं और नलकूप सिंचाई स्रोत अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आता है। कुल सिंचाई क्षेत्र का 62.82% कुआं और नलकूप द्वारा 23.66% और तालाबों द्वारा ये में फैक्ट दिया है। नलकूप एवं नहर द्वारा सिंचाई सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि तालाब द्वारा सिंचित में तमिलनाडु का जो है प्रथम स्थान है। ये भी आप लोग याद रखिए। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, तो भारत में सबसे सिंचाई के कुएं और नलकूप जो है। ये क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे ऊर्जा का पूछा जाता है कि कौन सा ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जैसे तापीय विद्युत ऊर्जा है, उसी प्रकार कुएं और नलकूप आप याद रखिए। तेलुगु गंगा परियोजना जो है, ये जो है मद्रास को पेयजल से संबंधित है। ये चेन्नई महानगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तेलुगु गंगा परियोजना शुरू की गई थी, और ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना देखिए चंबल पे है, अभी इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था। यमुना की सहायक नदी चंबल, इसका उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 84गढ़ के पास गांधी सागर बांध, राजस्थान के पास रावत भाटा, कोटा में प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा संरक्षण करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल नीनो संबंधित है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किससे? भारत की मानसून से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 651 के बाद 652। भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो शीतकालीन जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो है पश्चिमी विक्षोभ जो होता है कौन सा होता है? वो जेट से होता है। हमने आपको बताया भी था कि जेट जो है क्या होता है, जो ऐसे जेट बनता है पश्चिमी विक्षोभ, तो जहाँ पे जो है ये वाला पार्ट पड़ता है, उठा वाला पार्ट, वहाँ बारिश होती है। जहाँ ये वाला पार्ट पड़ता है वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, वहाँ स्टेबिलिटी होती है, वहाँ बारिश नहीं होती। ये जो है जेट जहाँ भी ये वाला पार्ट रहेगा वहाँ पे बारिश होती है। और वास्तव में ये शीतोष्ण चक्रवात जो होता है, शीतोष्ण चक्रवात के अंतिम भाग में जो वर्षा होती है धीरे धीरे, वो वही वाली वर्षा है। आप शीतोष्ण चक्रवात पढ़े होंगे तो ये समझ सकते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात में वर्षा कैसे होती है। जो उसकी अंतिम वाली अवस्था होती है भारत में जो है, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो पंजाब और 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 जम्मू कश्मीर में जो होता है वो वाली स्थिति होती है। तो इसमें क्या आंसर हो गया? पश्चिम से आने वाले चक्रवात में मेन भूमिका जो है जेट की होती है। और शीतकाल में जो है सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, तो सारी पेटियां दक्षिण खिसक जाती हैं। इसीलिए जो है जो जेट होती है उसका एक भाग हिमालय को पार करके भारत में आ जाता है और शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। अब इसमें डिटेल में यहाँ पे इतना ही समझाया जा सकता है, बाकी जब जलवायु विज्ञान पढ़ा जाएगा तो उसमें अच्छे से और बताएंगे। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिम से आने वाले चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात की अंतिम अवस्था के द्वारा बारिश होती है। अब 654 क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें जो है जलप्रपात और नदी का नाम दिया गया है। तो ये जो जोग प्रपात है ये सारावती पे हो जाएगा। दूध सागर जो है देखिए जो मांडवी नदी है, और शिव समुद्रम जो है कावेरी है, और दुमदुमा जो है ये मचकुंड पे है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 655 दिया है, स्थानीय मौसम स्थिति और कौन कौन से राज्य हैं ये। तो लू का क्या हो जाएगा? लू उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
और नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और ब्लासम सावर जो है ये जो है केरल हो जाएगा। और मैंगो सावर जो है कर्नाटक हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ये देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं। मैंगो सावर हो गया कर्नाटक, ब्लासम सावर हो गया केरल, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी भी इसे कहते हैं। हालांकि जैसे पश्चिम बंगाल ये न रहे, बिहार भी रहे, तब भी जो है ये असम, ये यहाँ सब भी बोला जाता है। तो ये कंपैरेटिव आंसर होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लू जो है पूरे उत्तर भारत में बोला जाता है, तो सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काई फेन एलगी जो है मल फेन से प्रभावित होता है, उसे प्रायः कहा जाता है। तो ये जो है एलगी होता है, इसे जो है वो कहा जाता है लाल ज्वार, ये जो है लाल ज्वार कहा जाता है। तो देखिए तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काई फेन और मल फेन से प्रभावित होता है, प्रायः इसे जल ज्वार, लाल ज्वार कहा जाता है। यह एक जैविक परिघटना है जो भारत के पश्चिम प्रवाहित नदियों में पाया जाता है। इसकी अधिकता होने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा जलीय जीव को प्रभावित करती है। ये लाल ज्वार ये पर्यावरणीय जो है घटना है, तो पर्यावरण के से संबंधित क्वेश्चन भी जिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। और अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन अब जो है लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न करता है। तो देखिए जो भारत में जो उत्तर पश्चिम मतलब जैसे राजस्थान, यहाँ सब जो है गर्मी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर होगा तो जो मानसून होगा उसकी जो है सफलता का परिचायक होगा। वो जो है केवल, अगर केवल इतना ही देखा जाए जितना ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो उसके अनुसार आंसर ये मानसून सफलता होगा। तो मानसून मतलब कॉम्प्लेक्स जो है स्थिति होती है, बहुत फैक्टर होते हैं उसमें, लेकिन अगर ये क्वेश्चन केवल इतना पूछा जा रहा है तो हम इसमें सी आंसर लगाएंगे, क्योंकि मानसून में बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जो प्रभावित होता है भारत का मानसून। जैसे जेट हो गया, तिब्बत का पठार की स्थिति हो गई, हिंद महासागर की स्थिति हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अल्नीनो हो गई, लानीना हो गया, सब बहुत सारे जलधाराएं हो गई, सब बहुत सारी चीज़ें फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें यही बताए हैं कि जो है ये गर्मी अगर बहुत अधिक हो जाएगी तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जो है सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार में इसमें आता है 20 मई को, केरल में 1 से 5 जून को, कोलकाता में 10 से 14। इसमें ये तो केवल कहानी बताए हैं, लेकिन मेन जो है ये है लो प्रेशर निर्माण जो है मानसून की सफलता के लिए आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है ये, शीतकाल में उत्तर भारत में शीतलहरें चलती हैं। शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबो मतलब वो जो पछुआ विक्षोभ है, पछुआ विक्षोभ से जो है भारी हिमपात होता है। तो वही जेट वाली कहानी, होता सब ऐसे ही है। ये वाली कहानी जो हम पिछले अभी बताए, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ जहाँ उठने वाली हवाएं होगी वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, जहाँ बैठने वाली होंगी वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हिमपात और बारिश होती है शीत ऋतु में भारत में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शीतकाल में उत्तर भारत में शीतलहरें चलती हैं, और ये देखिए आंसर गलत दिए हैं। अच्छा ये लिखें, व्याख्या सही किए हैं कि ये यार दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। अब निम्नलिखित में से किस महीने में सुनामी महाविपदा, ये देखिए क्वेश्चन जो ये शीतकाल वाला है, जब क्लाइमेट पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का मतलब है कि केवल यही क्वेश्चन डिस्कस होगा, और मानसून और सब करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो मानसून पढ़े हैं तो वो ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मानसून जो है किस प्रकार जेट से जो है प्रभावित होता है, और किस प्रकार जो है शीत ऋतु में बारिश होती है भारत में, और क्या इसका मेन कारण है, वो सब जानते होंगे। अब अगला क्वेश्चन है यही देखिए, ये सुनामी कब आई थी। ये जो है दिसंबर 2004 में आई थी। और इसमें जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाता है ये कि हिंद महासागर में भूकंप आया जिसके कारण सुनामी उछाल दिया गया, लहरों को उछाल दिया गया, भूकंपीय तूफान कारण बना, हिंद महासागर में उठी कई तटियों को रिहायशी इलाकों में पानी में घुस गया। चलिए ठीक है।
इसी में एक क्वेश्चन और आता है जो पूछते हैं कौन से तट जो है प्रभावित हुए। वो हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन एक बार आ चुका है शायद पिछली वीडियो में। तो कौन सा जो है उसमें था जो है तट, वो भी आप इसी के साथ पढ़ लीजिएगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जो है किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अब इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें व्याख्या वो सब हो गई हैं। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।